वेलकम टू इजी एनसीईआरटी। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में से पहला चैप्टर पढ़ेंगे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये जो एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी है, इसके थ्रू हम लोग प्रोडक्शन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। इस पालमपुर के लोगों का जो मुख्य पेशा है वो है खेती यानी फार्मिंग, जबकि खेती के अलावा यहाँ के लोग छोटे स्तर पे निर्माण कार्य भी करते हैं, डेयरी यानी दुग्ध पालन का भी काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट यातायात से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सारे बहुत कम मात्रा में हैं। ये सारे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं यानी कि फार्मिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट इत्यादि, इन सब को पूरा करने के लिए कुछ रिसोर्सेज संसाधन की आवश्यकता होती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड आइटम्स कुछ मानव निर्मित वस्तुओं की भी ज़रूरत होती है, ह्यूमन एफर्ट मनुष्य की ताकत की ज़रूरत होती है, मनी पैसा इत्यादि। जैसे जैसे हम ये कहानी पढ़ेंगे पालमपुर गांव की, तब हमको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग रिसोर्सेज संसाधन मिलके जो इच्छित वस्तु है या सर्विस है उसको प्रोड्यूस करते हैं। पालमपुर एक अच्छे रोड के द्वारा जो सारे मौसम में काम करता है, ऐसे रोड के द्वारा अपने आसपास के गांवों और शहरों से जुड़ा हुआ है। रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है, और उसी से आगे एक छोटा सा टाउन है, शहर है शाहपुर। आपको इस रोड पे तरह तरह की गाड़ियाँ जैसे कि बुलो कार्ट, टोंगा, बॉयगीज़ यानी कि भैंसों के द्वारा खींचा जाने वाला लकड़ी का गाड़ी, इसके अलावा मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक्स भी आपको दिख जाएंगे, जिस पे तरह तरह के सामान जैसे कि गुड़ या दूसरे सामान मार्केट्स को जाते हुए आपको दिख जाएंगे। ये जो गांव है इसमें लगभग 450 परिवार रहते हैं अलग अलग जाति के। जो 80 परिवार ऊंची जाति के हैं उन्हीं के पास गांव की ज़्यादातर ज़मीन है। उनके घर जो हैं बड़े बड़े हैं, जो ब्रिक से और सीमेंट से बने हुए हैं। इस गांव में 1/3 जो जनसंख्या है वो एससी यानी कि दलित्स की है, और वो गांव के कोने में रहते हैं छोटे छोटे घरों में, और कुछ घर उनमें से मिट्टी और घास भूसे से बने हुए हैं। इस गांव के घरों में ज़्यादातर में बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है वो खेतों में ट्यूबवेल चलाने के काम आता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस करने के काम में आता है। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। इसके अलावा इस गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां बीमारों का इलाज किया जाता है। अभी तक हम लोगों ने इस गांव के बारे में जो कुछ भी पढ़ा, उससे पता चला कि ये गांव जो है एक विकसित गांव है, जहां पे रोड्स हैं, यातायात के साधन हैं, बिजली है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, सब कुछ है। ये जो काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी है, इसके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ देखेंगे जो कि गांव में होता है। हमको पता है कि भारत के गाँव में मेन जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो खेती होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ कहते हैं, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग छोटे स्तर पर निर्माण, यातायात, दुकानदारी, ये सारे के बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में। प्रोडक्शन का मेन मकसद होता है ज़रूरत की चीज़ों को प्रोड्यूस करना, और पहला जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन में होता है नेचुरल रिसोर्स। वो लैंड हो सकता है, वाटर, फॉरेस्ट या मिनरल। प्रोडक्शन का दूसरा रिक्वायरमेंट होता है लेबर, यानी कि वैसे लोग जो काम कर सकें। तो कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पढ़े लिखे वर्कर्स की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी होते हैं जिसमें पढ़े लिखे वर्कर्स की आवश्यकता नहीं होती है, केवल शारीरिक मेहनत की आवश्यकता होती है। प्रोडक्शन में जो तीसरा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है फिजिकल कैपिटल यानी कि पूंजी। तो कौन कौन सी चीज़ें फिजिकल कैपिटल्स में आती हैं? तो सबसे पहले
टूल्स, औजार, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फिक्स्ड कैपिटल होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बिल्डिंग, मशीन, टूल्स ये सब फिक्स कैपिटल होता है। इसके अलावा प्रोडक्शन में कच्चा माल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल्स की, या पैसों की अलग अलग स्तर पे आवश्यकता होती है। तो ये जो कच्चा माल होता है और मनी होता है, इसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। प्रोडक्शन के लिए चौथा रिक्वायरमेंट भी होता है, वो है नॉलेज यानी कि ज्ञान का। हमको ऐसे लोग चाहिए जो लैंड का, लेबर का, फिजिकल कैपिटल का यूज़ करे और उसका आउटपुट निकाले, यानी कि कोई ऐसी वस्तु या सेवा प्रोड्यूस करे जो खुद के काम आए या मार्केट में बेचने के काम आए। इसी को हम लोग ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। यानी कि प्रोडक्शन में ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है जो इन सारे चीज़ों को मिला के बाज़ार में बेचने लायक वस्तु या सेवा प्रोड्यूस कर सके। प्रत्येक प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन करना होता है। और ये जो चार चीज़ें हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे जैसे हम इस पालमपुर की कहानी पढ़ेंगे तो हमको तीनों फैक्टर्स के बारे में धीरे धीरे हम ज़्यादा जान पाएंगे। तो लैंड इज़ फिक्स्ड, यानी कि पालमपुर गांव में मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग है। 75% लोग इस गांव के खेती पे ही निर्भर है अपने जीविका के लिए। वो किसान हो सकते हैं या खेतों में काम करने वाले लेबर। वो कितने सुखी हैं वो इस बात पर निर्भर करेगा कि खेतों में प्रोडक्शन कैसा हुआ है। इस पालमपुर गांव में एक रुकावट है। खेती में प्रोडक्शन बढ़ाने में एक सबसे बड़ा रुकावट क्या है कि लैंड जो है वो फिक्स है। 1960 के बाद से पालमपुर में लैंड एरिया, खेती लायक लैंड एरिया में बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ बेकार की भूमि को खेती के यूज़ में लाया गया है, लेकिन अब फ्यूचर में ऐसा कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि खेती लायक भूमि को बढ़ाया जा सके, और ये सबसे बड़ा रुकावट है प्रोडक्शन बढ़ाने में। जब ज़मीन बढ़ाया नहीं जा सकता तो इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, यानी कि कोई उपाय है कि उसी भूमि पे ज़्यादा उगाया जा सके। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जैसा ये गांव हम लोगों को दिख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश का वेस्ट का कोई गांव है। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, सारी भूमि पे खेती होती है, कोई भी खेत खाली नहीं रहता है। रेनी सीजन के दौरान फार्मर्स ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ज्वार और बाजरा, ये जानवरों के चारा के रूप में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पोटैटो, आलू उगाया जाता है अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। सर्दियों में यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है। जो भी गेहूँ का उत्पादन होता है उसमें से किसान जो है अपने परिवार के लायक का गेहूँ रख लेते हैं, और बाकी जो सरप्लस बच जाता है उसको रायगंज के मार्केट में बेच आते हैं। इस गांव की कुछ भूमि में शुगर केन यानी गन्ना भी उगाया जाता है साल में एक बार, और शुगर केन का इस्तेमाल जैगरी यानी कि गुड़ बनाने के काम आता है, जो शाहपुर के जो व्यापारी लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि पालमपुर के जो किसान हैं वो 3 फसल उगा लेते हैं, ज्वार बाजरा, फिर आलू और फिर गेहूँ। और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं।
बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत पहले इस गांव में आ गया था। उसके पहले इस गांव के लोग ट्रेडिशनल उपाय यानी पर्शियन व्हील्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे इरिगेशन के लिए, कुओं से पानी निकालने के लिए। फिर लोगों ने देखा कि जो बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स हैं वो कम समय में ज़्यादा खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। शुरुआती कुछ जो ट्यूबवेल्स थे उनको सरकारों ने लगाया था, फिर धीरे धीरे प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगने लगे और 1970 के दशक तक जो सारी भूमि थी इस गांव की, वहां तक पानी पहुंचने लगा था। जब एक ही भूमि पर साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाए जाते हैं उसको मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, और ये सबसे आसान उपाय होता है उसी भूमि पे प्रोडक्शन बढ़ाने का। पालमपुर गांव के जो किसान हैं वो कम से कम 2 मेन क्रॉप्स और तीसरा पोटैटो यानी कि आलू भी उगाते हैं, और ये काम वो पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्शन बढ़ाने का एक उपाय तो है मल्टीपल क्रॉपिंग, कि उसी भूमि पे एक से ज़्यादा फसल साल में उगा लें। दूसरा तरीका जो है प्रोडक्शन बढ़ाने का वो है आधुनिक खेती के तरीकों का इस्तेमाल करना। 1960 के मध्य तक पालमपुर के किसान ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते थे, यानी पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते थे। इन पारंपरिक बीजों में पानी की आवश्यकता कम होती है। इसके अलावा किसान गोबर की खाद या दूसरे प्राकृतिक खादों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि खेती के लिए किसान उन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे जो उनके पास अवेलेबल हो और कुछ खरीदना न पड़े। 1960 के दशक में हरित क्रांति हुई, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का मिला। ये वादा किया गया कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज हैं इनके द्वारा गेहूं और धान का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, यानी उसी भूमि पे अब ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी बीज थे इनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता थी, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी आवश्यकता थी और पेस्टिसाइड्स की भी आवश्यकता थी। यानी कि ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का इस्तेमाल करके, लेकिन इसके साथ साथ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले इस आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया। क्योंकि उनके पास ट्यूबवेल्स थे फसल पटाने के लिए, और इसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने अपना उत्पादन बढ़ाया। कुछ लोगों ने नए आधुनिक मशीन्स खेती में उपयोग करने के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर, इन सब का भी इस्तेमाल किया गया, और इन सब की वजह से उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। पालमपुर में भी इस हरित क्रांति का असर हुआ, जहाँ जो ट्रेडिशनल बीज थे यानी पारंपरिक जो बीज का इस्तेमाल होता था उससे 1300 किलो पर हेक्टर में उत्पादन होता था पालमपुर में। लेकिन जब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल होने लगा तो उत्पादन 3200 किलो पर हेक्टर होने लगा। अब किसानों के पास ज़्यादा सरप्लस अनाज बचने लगा जिसको वो मार्केट में बेच सकते थे। अब ज़्यादा उत्पादन के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज़ बीजों का इस्तेमाल होने लगा, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठा कि विल द लैंड सस्टेन, यानी कि क्या जो भूमि है वो अपनी उर्वरकता कायम रख पाएगी। क्योंकि भूमि जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि मॉडर्न फार्मिंग तरीका इस्तेमाल करने की वजह से जो नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ओवर यूज्ड कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो कम होता चला जाएगा। धीरे धीरे ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से
मिट्टी की जो फर्टिलिटी थी वो कम होने लगी। इसके अलावा ट्यूबवेल्स से ग्राउंड वाटर का दोहन की वजह से वाटर टेबल भी नीचे जाने लगा। क्योंकि ये भूमि और ये पानी दोनों नेचुरल रिसोर्स हैं और सैकड़ों साल में बन के तैयार होते हैं, इसलिए अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो रीस्टोर नहीं हो सकते। इसीलिए हमको इन्वायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी एग्रीकल्चर डेवलप हो सके। अब वापस पालमपुर की तरफ आके देखते हैं कि यहाँ की भूमि किसानों में बटी कैसे है। तो यहाँ 1/3 परिवार जो हैं, लगभग 150 फैमिली के पास कोई भूमि नहीं है और ज़्यादातर वो लोग दलित हैं। 150 परिवार के अलावा जो 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की भूमि है और ऐसे प्लॉट्स में खेती करना आसान नहीं होता है। 1960 में गोविना के पास 2.25 हेक्टेयर भूमि थी और एक बफेलो था, जिससे उसका और उसके 3 बच्चों का परिवार चल रहा था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद वो भूमि 3 हिस्सों में बट गई और मॉडर्न तरीका होने के बावजूद भी बच्चों का उस भूमि से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है और उनको दूसरे एडिशनल काम भी देखने पड़ रहे हैं। इस गांव में बहुत सारे छोटे छोटे भी प्लॉट्स हैं खेतों के, जो कि छोटे किसानों के, और कुछ जो परिवार हैं लगभग 60 फैमिलीज, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, कुछ के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा। हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी खेतों में मजदूर कहाँ से आएंगे? तो जो छोटे किसान हैं या जो भूमिहीन किसान हैं वो खेतों में लेबर के रूप में काम करते हैं। जो खेतों में काम करने वाले लेबर्स होते हैं उनको फसल पे उनका कोई हक नहीं होता है। उनको बदले में मेहनताना मिलता है, जो पैसे के रूप में हो सकता है या फसल के रूप में, और ये मेहनताना भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग होता है। डाला भी उसी प्रकार से एक फॉर्म लेबर है पालमपुर का। सरकार ने जो मिनिमम मेहनताना तय किया है एक फार्म लेबर के लिए वो है 60 रुपया, लेकिन डाला को 35 से 40 रुपया ही मिलता है। चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और काम कम है, इसीलिए ये लोग कम मेहनताना पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। डाला जो है वो अपने स्थिति के बारे में रामकली से बताता है। रामकली भी एक फॉर्म लेबर है और ये दोनों गांव के गरीब इंसानों में से है। मॉडर्न तरीके से खेती करने में कैपिटल यानी पूंजी भी ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो छोटे किसान होते हैं वो बड़े किसान से उधार लेते हैं या मनी लेंडर से या व्यापारियों से, लेकिन इनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत दबाव में होते हैं वो पैसा लौटाने के लिए। सविता भी उसी प्रकार से एक छोटी किसान है जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है। उसने देखा कि उसको सीड्स, फर्टिलाइज़र इन सब खरीदने के लिए लगभग 3,000 रुपये की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास पैसा है नहीं। तो उसने डिसाइड किया कि वो एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से पैसा उधार लेगी। तेजपाल सिंह सविता को पैसा देने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन 24%, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके अलावा सविता को 35 रुपया पर डे के हिसाब से लेबर के रूप में भी उसके खेतों में काम करना होगा। सविता को पता है कि ये बहुत मुश्किल होगा कि अपना खेती करने के बाद उसके खेतों में काम करना, तो ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। बड़े किसानों को पूंजी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके पास सेविंग्स होते हैं। ये सेविंग्स कहाँ से आते हैं अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। उत्पादन के बाद किसान अपने यूज़ लायक अनाज रख लेते हैं और बाकी सेल कर देते हैं। तो छोटे किसानों के पास ये सरप्लस बहुत कम होता है और बड़े किसानों के पास ये सरप्लस ज़्यादा होता है। क्योंकि तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है तो उसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस, तो उस पैसे से वो छोटे किसानों की मदद करता है या उधार देता है, कुछ पैसा बैंकों में रखता है और कुछ नए उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह खरीदता है। खेती के अलावा पालमपुर के 25% लोग दूसरे कामों में भी इंगेज हैं, जिसको नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ बोलते हैं, जैसे डेयरी। बहुत सारे लोग दूध उत्पादन करते हैं और बगल के गांव में या शहर में जाके बेच आते हैं। इसके अलावा छोटे स्तर पे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी हैं, यानी कि निर्माण कार्य भी होता है, लेकिन ये बहुत कम स्तर पे होता है। शहरों की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं।
इसके अलावा कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, अलग अलग ज़रूरत की सामानों की दुकानें, पेन पेंसिल नोटबुक ये सब की। कुछ लोगों ने बस स्टैंड के पास खाने की दुकानें भी खोल रखी। इसके अलावा यातायात से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जो तरह तरह के यातायात के साधन जैसे रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ये सब बगल के गांव और शहर तक लाते ले जाते हैं।